नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करते हैं। वो खबर जिससे साफ होता है कि अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर राजनीति तेज हो गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज समाजवादी पार्टी पर इस मसले पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो ब्राह्मणों पर राजनीति कर रही है और साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी है कि ब्राह्मणों पर राजनीति न करे। परशुराम की प्रतिमा लगाने के मुद्दे पर मायावती ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में परशुराम की प्रतिमा क्यों नहीं लगवाई, तो वहीं बीजेपी पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति ठीक नहीं, लेकिन एक सवाल उन्होंने जरूर उठा दिया। उन्होंने ये बात जरूर कह दी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास के वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बुलाया होता, उन्हें भी अपने साथ ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता। माना जा रहा है कि मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, बड़ा ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है यहां पर। और मायावती ने समाजवादी पार्टी पर किस तरह से हमला किया है, ये भी आपको बता देते हैं। अखिलेश ने अपने शासनकाल में क्यों नहीं लगवाई परशुराम की मूर्ति, ये सवाल उठाया मायावती ने। ये सवाल उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि बीजेपी ने राम की मूर्ति लगवाई है, हम परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। तो अब मायावती ने कहा कि हम उनसे कहीं ज्यादा बड़ी प्रतिमा लगवाएंगे। समाजवादी पार्टी के व इनके मुखिया की दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता होने को भी काफी कुछ दर्शाता है। और अब ये पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। जो अब ये चुनाव होने के नज़दीक लगाने की बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब इनकी यानी कि सपा की हालत प्रदेश में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो ये ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर बयान आपने सुना। और अब आपको बता दें कि मायावती ने एक और मुद्दे को हवा दी है। लगातार बात हो रही है कि राम मंदिर निर्माण के दौरान दलितों की उपेक्षा की गई है और यहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यह बात कह दी कि राम मंदिर पर सियासत गलत है, होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक सवाल उन्होंने रख दी, एक बात उन्होंने रख दी, वो बात ये कि पीएम मोदी अगर अपने साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी रख लेते और उनके हाथों शिलान्यास करवाते तो ज्यादा अच्छा होता। राम मंदिर निर्माण के नाम पर भी काफी राजनीति की जा रही है, जो कतई भी उचित नहीं है, क्योंकि ये मामला लोगों की केवल धार्मिक आस्था एवं भावनाओं से ही जुड़ा है, अर्थात इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब अभी हाल ही में 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वहाँ नींव रखी गई थी और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी नींव रखी, तो अच्छा होता। तो इस मौके पर यदि प्रधानमंत्री तो दलित समाज से जुड़े जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं उनको भी साथ में ले जाते। तो दलितों के मसीहा तो हम हैं ही, ब्राह्मणों को भी हमने ही मौका दिया है, प्रतिनिधित्व दिया है, ये मायावती का कहना है। उन्होंने विकास दुबे का मसला भी उठाया और विकास दुबे के नाम पर उन्होंने कहा कि विकास दुबे के नाम पर ब्राह्मणों के साथ अब शोषण हो रहा है। बीजेपी के वर्तमान शासनकाल में तो इनका अभी भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि कानपुर विकास दुबे कांड की आड़ में अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ समूचे ब्राह्मण समाज का हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, जो किसी से छिपा नहीं है। जबकि हमारी पार्टी व सरकार दूसरी पार्टियों, जबकि हमारी पार्टी व हमारी यहाँ सरकार, हमारी पार्टी की रही सरकार दूसरी पार्टियों की तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी भी समाज के साथ
मुंह में राम व बगल में छुरी की तरह बर्ताव नहीं करती है। सबको एक नज़र से देखती है, जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, जो सही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। अपने राजनीतिक स्वार्थ में तो जो सही लोग हैं तो उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करती है, जैसा कि अब हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो मौजूदा हालिया घटनाक्रम को देखें तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति अब तेज होने वाली है। इस बीच मोहसिन रजा ने एक सुझाव दिया है अयोध्या में मस्जिद के नाम को लेकर। मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि बाबर के नाम पर देश में कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। मस्जिद का नाम मोहम्मद साहब के नाम पर रखा जाना चाहिए। ये सुझाव मोहसिन रजा की ओर से आया है। मस्जिद ए मोहम्मदी रखा जाए मस्जिद का नाम, जो कि अयोध्या में बनाई जानी है तो ज्यादा अच्छा होगा। मोहम्मद साहब मुसलमानों में महापुरुष हैं, ये कहना है मोहसिन रजा का। लिए जाने जाते हैं। हमारे अयोध्या ही नहीं पूरे देश में कहीं पर भी हम बाबर के नाम पर कोई भी चीज स्वीकार नहीं करेंगे। और हम तो सुझाव देना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे देश में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, जिस तरह से हमारे प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है, इस तरह से मुस्लिम समाज में मोहम्मद साहब की बहुत मान्यता है। सब उनका कलमा पढ़ते हैं और उन्हें तमाम सर्वधर्म के लोग मानते हैं, मानवता के लिए जाने जाते हैं, इंसानियत के लिए वो जाने जाते हैं। तो हम तो सुझाव देंगे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद ही रखे, जिससे एक बहुत बड़ा संदेश देश में ही नहीं पूरी दुनिया में निकल कर जाएगा और सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। हमारे अयोध्या ही नहीं। तो लगातार ये बवाल मचा हुआ है, लगातार ये बात हो रही है कि अयोध्या में जो मस्जिद बनेगी क्या वो बाबर के नाम पर बनेगी। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से इन तमाम अफवाहों का खंडन किया जा चुका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने जा रही है। लेकिन इसी बीच एक सुझाव आया है इस वक्त मंत्री मोहसिन रजा की ओर से, और उनका कहना है कि जो मस्जिद अयोध्या में बनने जा रही है उस मस्जिद का नाम मोहम्मद साहब के नाम पर होना चाहिए। शबाब हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, मस्जिद के नाम पर सियासत बवाल अब भी जारी है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो खारिज कर चुका है कि बाबर के नाम पर मस्जिद का नाम नहीं होगा, बावजूद उसके अब भी बयानबाजी चल रही है। और देखिए, जो बयानबाजी है वो सोशल मीडिया पर चल रही है मेनका। हालांकि इस पर किसी भी तरह का कोई राजनीतिक बयान नहीं आया है किसी भी पार्टी या नेता की तरफ से। ये एक सोशल मीडिया पर खबर चल रही है लगातार कि जो वहां पर मस्जिद बने उसको बाबर के नाम पर रखा जाए, जो हॉस्पिटल वहां पर बने उसको बाबर के नाम पर रखा जाए, और उसका जो हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं, जो डॉक्टर कफील हैं गोरखपुर में जो तैनात थे, जो अभी जेल में हैं, उनको वहां का निदेशक बनाया जाए। लोग इस तरह की डिमांड सुन्नी वक्फ बोर्ड से कर रहे थे। इस तरीके की तमाम सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी, जिसका खंडन खुद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने किया था। और जो उनके प्रवक्ता हैं और सचिव हैं अतहर हुसैन साहब, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो रजा ने जो सुझाव अब दिया है उस सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? और देखिए, अभी चूंकि मंत्री जी का बयान अब से थोड़ी देर पहले आया है तो वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को उन्होंने ये सुझाव दिया है और लिखित तौर पर सुझाव दिया है। तो मुमकिन है सुन्नी वक्फ बोर्ड इस पर कोई फैसला लेगा या कैसे भी क्या करेगा, इस पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये एक अच्छा सुझाव है और एक बड़े विवाद का अंत हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो हैं वो खत्म होना बेहद जरूरी है। तो वहां पर जो मस्जिद बनेगी उसका नाम मोहम्मद साहब के नाम पर रखा जाए, ये सुझाव मंत्री की तरफ से दिया गया है। और मुमकिन उम्मीद है कि इस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड कोई सकारात्मक पहल करेगा। इनका बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद शबाब इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। बाबर के नाम पर कोई भी चीज स्वीकार नहीं, कहना है मोहसिन रजा का। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से पहले ही कह दिया गया है कि बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं होगी अयोध्या में। हालांकि मस्जिद का नाम क्या होगा ये अभी तक तय नहीं है। मस्जिद को लेकर जो ट्रस्ट का गठन किया गया है फैसला उन्हें करना है और इस पर अभी कोई इस तरह की बैठक, इस तरह की चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की बातें हो रही है। दो पक्ष है, एक पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जो मस्जिद बने वो बाबर के नाम पर बने, वहां पर जो हॉस्पिटल बनना है वो भी बाबर के नाम पर बने, जो रिसर्च सेंटर बनना है वो भी बाबर के नाम पर बने। लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उन अफवाहों को खारिज किया। इसी बीच मोहसिन रजा का ये सुझाव आया है कि मोहम्मद साहब के नाम पर मस्जिद का नाम होना चाहिए।
इधर लखनऊ में सरोजनी नगर में इनामी बदमाश हनुमान पांडे का एनकाउंटर हुआ है, जो कि कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी था। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लखनऊ का सरोजनी नगर इलाका सुबह सुबह गोलियों की आवाजों से थर्रा उठा। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में पुलिस ने हत्या के आरोपी को ढेर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी हनुमान पांडे को लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ को हनुमान पांडे के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। बताया जाता है कि हनुमान पांडे अंसारी गैंग का शूटर था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। राकेश पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का काफी करीबी था। उस पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। यहाँ की टीम और बनारस की टीम दोनों इसे चेज कर रही थी। यहाँ पर आकर ये पेड़ से गाड़ी इनकी टकराई है, जहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें 5 बदमाश थे और इनके द्वारा बदमाश द्वारा गाड़ी टकराई गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम हनुमान पांडे उस राकेश पांडे है और ये शातिर बदमाश है और मुख्तार अंसारी का शातिर शूटर है। हनुमान पांडे मऊ के कोपागंज इलाके का रहने वाला था और उसने कई जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या करने के बाद वो मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर बन गया था। उस पर मऊ के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह सहित 2 लोगों की हत्या मामले में शामिल होने का आरोप था। 2005 में भाजपा के विधायक रहे राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 29 नवंबर 2005 को राय करीमुद्दीन इलाके के सुनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर वो करीबी लोगों के साथ चले गए थे। शाम तकरीबन 4 बजे जब वो वापस लौट रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास कुछ लोगों ने AK-47 से उन पर हमला कर दिया था, जिसमें कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राय की पत्नी अलका ने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। टीम न्यूज़ 18। तो एसटीएफ को यहां एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इधर हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में इंसाफ की मांग अब तेज पकड़ती जा रही है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही मासूम बच्चे से मिलने पहुंची महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही भरोसा भी दिया है कि उनकी ओर से भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेसियों ने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बच्ची के साथ में हुई है, जैसे भी हुई है, क्या हुई है, वो पूरा विषय संज्ञान में ले लिया जाएगा। पहले प्रार्थना ये है कि बच्ची ठीक हो, इसका इलाज सही हो। पहले तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना हम करेंगे। और जो भी मेहमान बने हैं, जिसने भी ये घटना करी है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं किसी। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी सरकार से यही मांग है कि जिस तरीके के साथ ऐसी घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं, ये दरिंदगी है, तो इन अपराधियों को सख्त सजा दे और इस केस को जल्दी से जल्दी खोलकर अपराधियों के सामने लाए, जिससे आने वाले समय पर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि नेपाल में भी राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर बनाने की तैयारी भी होने लगी है। नेपाली पीएम ने अयोध्यापुरी को विकसित करने को कहा है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने अयोध्यापुरी को विकसित करने के लिए कहा है। जन्मभूमि के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। नेपाल सरकार जमीन देगी। राम, लक्ष्मण, सीता की भव्य मूर्ति यहां पर स्थापित होगी। अयोध्यापुरी नेपाल में है और इससे पहले भी एक बार नेपाल के प्रधानमंत्री ओली कह चुके हैं कि अयोध्यापुरी में ही, नेपाल में ही राम का जन्म हुआ और एक बार फिर उन्होंने यही बात कही और साथ ही कही कि यहां पर भी राम का भव्य मंदिर बनेगा। चितवन की माधी म्यूनिसिपैलिटी का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम अयोध्यापुरी रखने की तैयारी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। CAA NRC के खिलाफ आंदोलन किया, क्या फिर से भड़काने की तैयारी है? ये सवाल इसलिए क्यों है, ये हम आपको बताते हैं। क्या ये गैंग फिर से मुखर होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अलीगढ़ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने जल्द ही आंदोलन को फिर से हवा देने के संकेत दिए। वकील महमूद प्राचा ने कहा है कि जल्द ही संविधान बचाओ आंदोलन यानी कि CAA NRC के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत होगी। 15 अगस्त से ये शुरुआत हो सकती है।
बहुत जल्दी होगा। अब संविधान और स्वतंत्रता का ही ये आंदोलन है, तो अब आप देखें स्वतंत्रता दिवस तो आ ही रहा है 15 तारीख को, तो उसके आसपास से ही दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह। उधर कोझिकोड में हवाई दुर्घटना में मारे गए मथुरा के को पायलट अखिलेश शर्मा आज पंचतत्व में विलीन हो गए। मथुरा में उनका नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले उनके घर जब शव पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया। अखिलेश शर्मा की मां और पत्नी बेहोश हो गई। आपको बता दें, अखिलेश की पत्नी इस वक्त गर्भवती हैं और डॉक्टर लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश के परिजनों ने उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग की है, साथ ही उनकी पत्नी को नौकरी देने की भी गुहार लगाई गई है। अखिलेश के अंतिम संस्कार में शासन प्रशासन की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ। ऑफिस में मिल जाए बाको सारे थे करते रहिए, बच्चा तो पल जाएगा बाको। राष्ट्र के हित में ही काम करो माने सर। मिशन तो वंदे भारत वंदे मातरम के पहले फ्लाइट लाए हो, वो इतना काम करो बाकू कछु सोचेंगे ना सोचेंगे, पूछो इनते। पहले फ्लाइट को कोरोना की जो पहली फ्लाइट मोदी जी ने भेजी थी उसको यही लेके आया था। कोई पायलट नहीं गया, यही पायलट गया था उसे लेने के लिए। तो इसे शहीद का दर्जा तो मोदी जी को देना चाहिए। और उनके ऊर्जा मंत्री आज यहाँ मोक्ष धाम तक भी नहीं आए। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। बात पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की कर लेते हैं, जिसका दौरा किया एसीएस प्रमुख सचिव ग्रे अवनीश अवस्थी ने। एक्सप्रेस वे का दौरा किया उन्होंने, हवाई और जमीनी निरीक्षण किया है। एसीएस ने एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की है। तेजी से चल रहा है काम। इस वक्त एक्सप्रेस वे के 8 पैकेज का काम हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 52% काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अवनीश अवस्थी दौरा करने पहुंचे, स्थलीय निरीक्षण किया। ये तस्वीरें आप न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। एक्सप्रेसवे का काम जो कि तेजी से चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। और आज अवनीश अवस्थी यहां पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण लिया, काम का जायजा लिया। कोरोना काल में सभी स्कूल बंद है, लेकिन फीस का जो मीटर है वो चालू है। क्लासेस नहीं हो रही हैं, लेकिन फीस पूरी ली जा रही है। लगातार पूरे प्रदेश से, हर शहर से माता पिता शिकायत भेज रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हो क्या रहा है, कि ऑनलाइन क्लासेस जब हो रही हैं तो फीस पूरी क्यों ले जा रही है। और इसी पर न्यूज 18 ने शुरू किया है एक मूवमेंट, स्कूल फीस आधी करो अभियान। आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। और अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, 9205353184। आप इस नंबर पर अपनी राय दे सकते हैं। दोपहर 3 बजे से आप इस पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं कि क्या स्कूल को पूरी फीस लेनी चाहिए या फिर फीस आधी करनी चाहिए, वो भी तब जबकि ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादातर भार जो है वो पेरेंट्स पर ही है। ऑनलाइन क्लासेस के बावजूद स्कूल बच्चों की फीस वसूल रहे हैं, इससे अभिभावकों में नाराजगी है। नोएडा के लोगों ने स्कूलों से फीस न लेने की मांग की है, सुनिए जरा। कि अगर घर पे 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो आपको 2 मोबाइल फ़ोन चाहिए। जैसे मैं हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरा मार्केटिंग का काम है, मुझे बाहर फ़ोन जाना है, मेरा सारा काम फ़ोन पे ही होता है, या सेल्स का काम है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, मेरा काम चोक्ड हो जाता है 4 घंटे के लिए, जब तक वो बच्चों की क्लासेस चल रही है। सारा खर्चा जब हमें ही वहन करना है और उस पर्टिकुलर टाइम जो 4 घंटे के लिए होता है, मेरा भी उसमें भी मेरा व्यक्तिगत लॉस होता है। तो जब सारा खर्चा हम ही लोग को करना है तो हम स्कूल्स को पैसे इतनी मात्रा में क्यों दे? सर देखिए, रियायत तो बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। मेरा बच्चा जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहा, आपका ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहा, आपकी क्लासरूम का डेस्क यूज नहीं कर रहा, आपका ग्राउंड यूज नहीं कर रहा, आपकी कैंटीन यूज नहीं कर रहा, आपका कुछ भी यूज नहीं कर रहा है। आपका बिजली पानी का खर्चा तो बंद हो गया, आपका मेंटेनेंस का खर्चा कम हो गया, आपके टीचर्स नहीं आ रहे, पंखा मतलब जो बेसिक्स है, आपकी लैब्स नहीं चल रही, आपके कंप्यूटर्स नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहा है। आप सिर्फ पढ़ा रहे हो बच्चों को, यानी कि आई एम यूजिंग वन फैसिलिटी जो है टीचर्स, वो भी अपने घरों से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। सो एक तरह से ट्यूशन फी ही जायज तौर पे वो पैसे हैं जो उनको चार्ज करने चाहिए। बिल्कुल कमी करनी चाहिए जी। इसके लिए तो हमें अलग से फोन भी लेना पड़ा, वाईफाई भी लगाना पड़ा, नहीं तो नेट चलता ही नहीं है वो
तो कम तो करना ही चाहिए था स्कूल वाले, वो तो पूरे के पूरे फीस ले रहे हैं, बोल रहे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो या स्कूल में आके जमा करो। जी स्कूल का फीस तो कम करनी चाहिए, लेकिन करते नहीं तो उसमें हम क्या करें। अब ज़बरदस्ती कहते नहीं फीस हमें चाहिए, बच्चे का पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो अब उसमें मान लिया जाए हम लोग क्या कर सकते हैं। आप बताइए, पहले जैसा काम है नहीं मेरे पास, अब किसी तरह से अपना पेट पाल रहे हैं। पेरेंट्स के ऊपर दोहरी मार सी है कि ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से पहले उन्होंने ये एक्सपेंसेस बियर किए और अभी उनको स्कूल्स को कंप्लीट फीस भी देनी है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनुचित सा चीज़ें हैं। तो मेरा सरकार से एक ये रिक्वेस्ट है, उनसे एक निवेदन है कि आप प्लीज़ इस पर कुछ उचित निर्णय लें और फीस में या तो कुछ डिडक्शंस हो, कुछ माफ़ी हो, क्योंकि पूरी तरीके से फीस देना तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। प्राइवेट स्कूल जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फी वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका पूरी तरह से विरोध करती हूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का जो वर्चुअल क्लासेस हैं उनका कंपैरिजन नॉर्मल स्कूलिंग से नहीं हो सकता है। नॉर्मल स्कूलिंग में बच्चे के ऊपर टीचर्स इंडिविजुअल अटेंशन देते थे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जो अब सब कुछ पेरेंट्स के ऊपर। कहीं ना कहीं जैसे हमारा रोजगार है, ऐसे स्कूल के टीचर्स का भी है। आप एक्स्ट्रा पेमेंट ना करें, आप एनुअल चार्जेस ना दें, आप एक्टिविटी चार्जेस ना दें, आप कन्वेंस चार्जेस रोक लें, बट ट्यूशन फी आपको देनी चाहिए। लगातार पेरेंट्स की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद इसे हमने अभियान के तौर पर आगे बढ़ाने का फैसला लिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, एडीजी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 अदद जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। घटनास्थल थाना सरोजनी नगर लखनऊ, सुबह 4:20 प्रातः। नवंबर 2005 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी, जिसमें AK-47 से लैस आधा दर्जन बदमाशों ने विधायक के काफिले को घेर कर 400 राउंड से भी अधिक गोलियां चलाई थीं, जिसमें कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना में बाहुबली मुख्तार अंसारी और माफिया मुन्ना बजरंगी गैंग का शार्प शूटर हनुमान पांडे भी शामिल था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे उर्फ हनुमान ही बड़ा शूटर बन गया था। ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह के हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी था। राजधानी सहित अन्य जनपदों में हत्या जैसे संगीन अपराधों में भी यह शामिल रहा है। पूर्व में यह सुल्तानपुर जेल में निरुद्ध था तथा वर्तमान में बाहर आया था। यह चर्चित माफिया का विश्वासपात्र लोगों में शामिल था तथा जनपद मऊ के ठेके पट्टे इत्यादि के जो काम थे वो माफिया के बिहाफ पे करता था। इसका लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण हम लोग आपको प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त जनपद बुलंदशहर के कोतवाली देहात में 4 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से लूट के 37,000 रुपये तथा लूटी हुई स्कूटी भी बरामद हुई है। उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद सीतापुर के थाना लहरपुर में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 20,000 के पुरस्कार घोषित अपराधी शाबान को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार थाना सिधौली जनपद सीतापुर में जनपद का टॉप 10 बदमाश रामधन को भी गिरफ्तार किया गया है। बीती रात गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 58 में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए और उनकी गिरफ्तारी हुई। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, 12 मोबाइल फ़ोन, कुछ आभूषण तथा 2 अवैध तमंचे मय कारतूस बरामद हुए हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, वो जो बच्ची वाली घटना उस पे अत्याचार किया कहाँ के? हाँ, हापुड़ में जो एक बच्ची के साथ
दुर्व्यवहार और उसके साथ जो कृत्य किया गया है, बच्ची को गिरफ्तार करते हुए उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है, वो खतरे से बाहर है और मुख्य अभियुक्त की पहचान कर ली गई है। इसके लिए टीम गठित है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कुछ लोगों के पास जो कॉल आ रही है, इंटरनेशनल कॉल आ रही है, लखनऊ में के पास वो कॉल आई है, उसमें अब तक क्या मामला है? ये केवल लखनऊ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की कॉल्स आ रही हैं, जो कि किसी गेटवे के थ्रू रीडायरेक्ट करके की जा रही है। इसके बारे में जो उत्तर प्रदेश पुलिस और हमारी जो अपनी एजेंसीज़ हैं और अन्य जो एजेंसियां हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्द ही ये इस केस का भी हम पर्दाफाश करेंगे और इसकी गहन विवेचना चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि खासकर मुख्यतया ये पत्रकार बंधुओं को टारगेट करके सूचना दी जा रही है या वॉइस मेल दी जा रही है और मिसचीफ करने की कोशिश है। और इस संबंध में स्थानीय थाना हजरतगंज में ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है और हम लोगों ने एक नंबर भी दे रखा है कि किसी के पास भी इस तरह के कॉल आते हैं उसका डिटेल वहाँ दें और बहुत जल्द ही हम लोग इसके तह में जाकर इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे। धन्यवाद।